यहाँ पर इस लैब टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती जा रही है और मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ताकि आपको ये हाइड्रोजन गैस बनती हुई तेजी से दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैं मैग्नीशियम डाल रहा हूँ वैसे वैसे ये ब्लू से व्हाइट कलर में शिफ्ट हो रहा है। ये लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर बता रहा है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा आराम से। देखो यहाँ पर अब 0 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट ये आ चुका है। ये था हमारे पास एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये जो कंटेनर है ना इतना ठंडा हो चुका है कि जो बर्फ का पानी होता है ना उतना ठंडा हो चुका है ये। देखो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली चैप्टर के। इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विद एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमारे पास हर एक केमिकल अवेलेबल है। इस चैप्टर का ही नहीं, हर एक चैप्टर जो आपके आने वाली जो 4 चैप्टर्स हैं उनके सारे चैप्टर्स के हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल हैं। हर एक एक्टिविटी को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, हर एक टॉपिक को विद एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बारी बारी से इनका यूज करेंगे। अभी इनको हटाते हैं, जैसे जैसे इनका टॉपिक आएगा, जैसे जैसे इनकी रिएक्शंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी उनको हम लेकर आएंगे, परफॉर्म करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो फटाफट अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक खाली ग्लास लेते हैं, मान लो हमारे पास 2 कंपाउंड है, 2 अलग अलग कंपाउंड है। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बने। अगर वो नया कंपाउंड बनता है जो कि उन दोनों कंपाउंड से डिफरेंट होता है तो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास ये दोनों कंपाउंड है, हमने इन दोनों को इस खाली बीकर के अंदर इस तरीके से मिक्स कर दिया है, एक नया कलर आ गया है, यानी कि यहाँ पर एक नई रिएक्शन हुई है, यानी कि यहाँ पर एक कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी, इसीलिए हमें ये कलर देखने को मिला है, जो कि एक कलरलेस लिक्विड से हमें ऑब्टेन हुआ है, मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हुई है, यही है रिएक्शन। जब दो चीजों को हम मिक्स करते हैं तो एक नई चीज बन जाती है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पर व्हेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट टू ईच अदर, जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसे क्या बोलते हैं, देन दे फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू कंपाउंड। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए एंड बी रिएक्टेड टू ईच अदर, इन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो नई चीज बनी है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो सी और डी जो हमारे पास बना है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। इसका ये हमारे पास एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसी रिएक्शन का। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है Mg+O2 देन इट फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास ये मेटल है। देखो ये मेटल जो है ये मैग्नीशियम है। जैसे लोहा होता है ना आयरन, जैसे कॉपर होता है तांबा, तो वैसे ही हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटल है। जब इसको जलाते हैं ना तो ये काफी काफी ज्यादा लाइट के साथ और एकदम डेंसिंग व्हाइट लाइट हमें देखने को मिलती है, उसके साथ ये जलता है। तो अभी इसको हम जला करके देखेंगे, इसकी काफी सारी रिएक्शंस कराएंगे। काफी रिएक्टिव मेटल भी होती है ये। ठीक है, तो इसको हम अब फटाफट जला करके देखते हैं। ठीक है, अब जलेगी, देखो कोई भी चीज अगर जलती है ना तो उसके लिए उसे किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। चाहे वो ऑक्सीजन कहीं से भी मिले, वो ऑक्सीजन जो है ना उसकी प्रेजेंस में ही कोई भी चीज जलेगी। यहां पर हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको जलाएंगे, इससे बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको देखेंगे। तो फटाफट इस रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनको साइड में रखते हैं और इसके लिए मुझे ग्लव्स और गॉगल्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी ना इसमें जो लाइट निकलेगी वो यूवी लाइट होती है और वो हमारी आंखों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो फटाफट अब इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। कर लूंगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना उसको इस बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखना, ये जब जलेगा, ठीक है, मैं इसको फिर बंद कर दूंगा। देखो
इससे जो लाइट निकलती है, अगर मैं डायरेक्ट देखता ना, तो उससे जब जो लाइट निकलती है वो अगर हमारी डायरेक्ट आंखों में जाती है तो कुछ टाइम के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पहन रखा है ये काफी सेफ्टी प्रोवाइड कराता है हमें। ठीक है, और केमिकल्स का जब हम यूज करते हैं ना, तो जितनी सेफ्टी हो सके उतनी सेफ्टी हमें बरतनी चाहिए। तो ये जो देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर हमें एक व्हाइट पाउडर, व्हाइट सब्सटेंस मिला है व्हाइट कलर का, जो कि है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग चीज है, मैग्नीशियम अलग चीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग चीज है। मैग्नीशियम तो हमारा Mg होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, यानी कि एक अदर कंपाउंड बन गया है मैग्नीशियम का ही, लेकिन अलग कंपाउंड है। ठीक है, और मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है। तो उस वो जो चीज है वो रहे ही ना, जो चीज थी वो रहे ही ना, उसको क्या बोलेंगे हम, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम था, वो मैग्नीशियम है ही नहीं, अब क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब देखो किससे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे ये तो हमने सीख लिया, अब किससे केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे वो भी सीख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पानी था, पानी को हमने गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद वो किस में बदल गया, भाप में बदल गया। अब देखो गर्म किया पानी को, पानी भाप में बदल गया, भाप और पानी दोनों का फॉर्मूला क्या है, उसका भी H2 है, इसका भी H2 है, कोई चेंजमेंट देखने को मिला क्या, नहीं, केवल इनकी स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम ही है, H2 वो है, H2 ये है। जिसने केमिकल फॉर्मूला चेंज ना हो उसे हम एज ए केमिकल रिएक्शन कंसिडर नहीं करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें सब कुछ चेंज हो जाए, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाए। जैसे हमारे पास मिल्क था, मिल्क को हमने जमा दिया, जैसे मिल्क को जमाते हैं ना तो दही बनता है सुबह। ठीक है, तो ये चीज है जिसमें हमारे पास जो दही है वो अलग चीज है और मिल्क जो है वो अलग चीज है, दोनों एक दूसरे के सेम है क्या, नहीं है, नहीं है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। समझ गए, इनमें फॉर्मूला, यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करूं ना तो केमिकल फॉर्मूला अलग। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आप समझ चुके हो, जिसको हमने दोनों को मिलाया ना, वो जो दो अलग अलग चीज थे, इन दोनों में मेरे पास जो थे ना वो क्या थे, रिएक्टेंट है, और इसमें मुझे क्या मिला है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या थे, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच रिएक्ट टू ईच अदर, जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, are known as reactant. Product, the compound which formed during the reaction, जो कंपाउंड हमारी रिएक्शन के दौरान बनता है उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम प्रोडक्ट। जैसे जो हमारे पास दही और मिल्क का अगर केस लें तो उसमें जो मिल्क है वो क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है हमारा, दही है। समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यार कैसे हम पता करें कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैसे पता करेंगे, हम उसके अंदर घुस करके तो देख नहीं सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो इस पर तो लिखा हुआ नहीं है कि यहां पर ये मैग्नीशियम है, नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम कैसे कैसे कंसीडर, कैसे पता करेंगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर हम देख करके बता सकते हैं कि हाँ यार यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी। वो क्राइटेरियाज क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इन सारों को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। किस तरीके से चेंज इन स्टेट होता है, किस तरीके से हमारे पास चेंज इन कलर होता है, कैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि गैस का निकलना, जब भी किसी भी रिएक्शन में गैस निकलती है तो उसको हम बोलेंगे कि वहां पर कोई ना, जैसे कि मान लो दो कंपाउंड को मैंने मिक्स कर दिया या फिर एक कंपाउंड को मैं गर्म कर रहा हूं, अगर वहां से कोई ना कोई गैस निकल रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कि वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। जैसे कलर चेंज, देखो यहां पर कलर चेंज हुआ था ना, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। तो अब इनको परफॉर्म करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास चेंज इन स्टेट का एग्जांपल, जिसमें हमारे पास ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर डालेंगे हम मैग्नीशियम मेटल को, मैग्नीशियम मेटल को डालते ही मैग्नीशियम मेटल इसके अंदर घुल जाएगा और मैग्नीशियम का कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, और हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। अब मैग्नीशियम जो था, जो सॉलिड था, वो घुल चुका है, तो ये है चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल।
सेकंड एग्जांपल है हमारे पास चेंज इन कलर का, जिसमें आपको ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा होगा, जिसके अंदर अगर हम इस कलरलेस लिक्विड को डालेंगे तो हमें ब्लू कलर ऑब्टेन होगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। तो हमारे पास ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमें एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिली है और जिसमें कलर चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास चेंज इन कलर का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस का। तो ये जो सॉल्यूशन है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को घोल रखा है, जिसके अंदर जब हम एसिड डालेंगे, जो कि मैं HCl डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई देगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम आराम से आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह आग को बुझा देती है, जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। जब मैं लाइटर को जला रहा हूँ तो इसके पास से लाइटर को जला करके ले जा रहा हूँ, तो लाइटर की जो आग है वो भी बुझ जा रही है। गैस। अब इस HCl को अगर हम डालते हैं इस NaOH के सॉल्यूशन में, यहाँ पर क्या है, ये NaOH है, तो ये है बेस, ये है एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और इसमें जो टेम्परेचर है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। ये आपको मैं इस थर्मामीटर की हेल्प से दिखा देता हूँ, यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं जैसे ही ये HCl ऐड करता हूं और फिर मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊंगा, इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन होगी और टेम्परेचर हाई हो चुका है, बढ़ चुका है इसका टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर क्या था, NaOH। और अभी इसको रखते हैं, डिग्री पर दिखाई दे रहा होगा ये, हाँ 40 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है हमारे पास, देखो ये 40 डिग्री नहीं है, 35 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसको और रखेंगे ना तो और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ ली हैं। जब हम दो चीजों को मिलाते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जो नई चीज बनती है वो प्रोडक्ट होता है। इसको जब हम केमिकल इनके फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये है, जैसे हमारे पास है A और B, दो हमारे पास कंपाउंड है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उन्होंने क्या बना दिया, C+D बना दिया। ये हमारे पास एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होती है ये, देखो, फॉर रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के जो केमिकल फॉर्मूला है हम उनको यूज करते हैं एंड प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज को हम यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमारे पास है ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, उसको किसमें मिला रहा हूं मैं, HCl में। अभी मिलाया था ना, जिसमें हीट निकल रही थी जिस रिएक्शन में, जिसका एग्जांपल था हमारे पास, इसका एग्जांपल था ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो हमने क्या किया, NaOH जो है उसको मिलाया किसमें, HCl में। देन ये क्या फॉर्म करता है, हमें पता है, NaCl प्लस में H2O। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सोल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो है ना, इसमें क्या है, हमने केमिकल फॉर्मूला लिखा है, कास्टिक सोडे का क्या लिखा है, केमिकल फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या लिखा है, केमिकल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के भी हमने क्या लिखे हैं, केमिकल फॉर्मूला। तो ये रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है केमिकल रिएक्शन को, इसे ही क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जैसे A और B मिलकर के क्या बना रहे हैं, C&D बना रहे हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गए। नेक्स्ट, दो रिएक्शन होती हैं, देखो केमिकल रिएक्शन दो तरीके की होती हैं, एक तो बैलेंस इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दो तरीके की इक्वेशन होती है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे पास दो तरीके होते हैं, देखो दो साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड, एक प्रोडक्ट साइड, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। जितना हमारे पास A है, जितना A, देखो A हमारे पास क्या था, जैसे ये है हमारे पास सोडियम और ये है हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। ये हमारे पास कास्टिक सोडे का फॉर्मूला है। इधर सोडियम कितना है पूरी साइड में, देखो एक होता है, ये जो है ना, ये एक ये लगा हुआ रहता है, या तो यहां पर अगर 2 मिलेगा ना तो आप ये समझोगे कि यहां पर सोडियम कितना है, 2 है, ठीक है। नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि सोडियम हमारा कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे H जो है यहाँ पर, ये H कितने हैं, 2 है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर सोडियम है, लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तो एक तो है ही ना सोडियम,
ठीक है। तो सोडियम इधर पूरे साइड में कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है, ठीक है। इधर देखें नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, चलो ये भी बराबर है। इधर हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन 1 है, इधर भी क्या है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, 1 2 है, और इधर भी कितने हैं, 2 है। तो ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि सॉरी राइट हैंड साइड यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। दोनों साइड में क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम, हर एक एटम सेम होना चाहिए। इधर मान लो अगर हमारे पास सोडियम 2 है तो उधर भी सोडियम 2 होने चाहिए, इधर हमारे पास ऑक्सीजन 5 है तो उधर भी 5 होने चाहिए। अब नहीं होंगे ना तो बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है अनबैलेंस्ड रिएक्शन का, ठीक है। देखना यहाँ पर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर क्या है, 1 है, इधर NO3 जो है वो कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, देखो नीचे 2 लगा रखा है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा आ गया, इधर ऑक्सीजन क्या है, कम है, ठीक है। तो अब फटाफट इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि किस तरीके से इसे बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। इसे समझते हैं। नेक्स्ट देखो अब ये तो है हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहां पर इधर जो है ना वो सेम नहीं है, इधर के इधर अलग चीजें हैं, इधर अलग चीजें। इधर हमारे पास कॉपर 1 है, कॉपर 1 है मान लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर NO3 जो है वो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ज्यादा आ चुका है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं। इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपल तरीका है। आप इस केमिकल इक्वेशन को एग्जैक्ट एज इट इज लिख लो, Cu प्लस में HNO3, ठीक है। सॉरी H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, सॉरी यहां पर क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, H2 नहीं बनेगा। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हम कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसे क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक नाइट्रेट या फिर कॉपर नाइट्रेट बोलने वाले हैं। और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये है कॉपर। अब देखना यहां पर कॉपर 1 NO3 1 NO3 2 है, तो इधर भी लगा देते हैं, ठीक है भाई साहब। NO3 जो है वो भी कितने हो गए, 2। अब तुम ये नहीं करोगे कि यहां पर लगा देंगे, नहीं, अलग फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे थोड़ी ना लगा दोगे, इस 3 के नीचे 2 लगा दोगे, नहीं, आगे लगाते हैं। आपको कोई भी वैल्यू बढ़ानी है घटानी है तो आगे आप हटा सकते हो। केमिकल फॉर्मूला के इसमें यहां पर आप नहीं ऐड करोगे, हाइड्रोजन यहां पर 2 कर दोगे, नहीं, आप यहां पर सेट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज होती है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मान लो HNO3 है, आपको हाइड्रोजन जो है ये 2 करने हैं, NO3 ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, ये नहीं होता है। ऐसे नहीं करना है कि आप इधर जो है प्रोडक्ट साइड में इधर अगर 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और आपको इधर भी बैलेंस करने हैं तो आप नीचे 2 लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है, आगे लगा देंगे अपन, ठीक है। आगे वाली वैल्यूज हमें बताती हैं, ये आगे जो है ना ये हमें बताती है कि हमें कितना लेना है, HNO3 कितना लेना है कि उसको न्यूट्रलाइज या फिर उसकी रिएक्शन हमारी प्रॉपर हो सके कॉपर के साथ। मान लो अगर 1 ग्राम में मैं इमेजिन कर रहा हूं 1 ग्राम में कॉपर ले रहा हूं, तो यहां पर मुझे 2 ग्राम HNO3 चाहिए। सिंपल है यार, देखो ये बैलेंस हो चुका है। NO3 कितना, 2, यहां पर भी NO3 कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 2। अब समझो इस चीज को बैलेंस क्यों करते हैं। इधर मेरे पास HNO3 जो है, मान लो अगर अनबैलेंस होती थे ना, अनबैलेंस इस तरीके से रहेगी। अभी मुझे क्या लेना है, 1 ग्राम में ये ले रहा हूं, 1 ग्राम में ये ले रहा हूं, क्या मेरे पास पूरा ये बनेगा, नहीं बनेगा भाई। क्यों, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन हमें ये बताती है कि हमें ये कितना लेना है, 2 आ जाएगा, तो हम ये 2 ग्राम लेंगे ना तो पूरा कॉपर को ये किस में चेंज कर देगा, कॉपर नाइट्रेट में चेंज कर देगा। सिंपल है, ये हमें यही बताती है। कोई भी केमिकल इक्वेशन में ये जो वैल्यूज है ना आगे की तरफ, ये हमें यही बताती हैं कि कितना मैं क्या लूं, ये मैं इतना ले रहा हूं तो ये चीज मुझे कितनी लेनी होगी कि मैं इस पूरी चीज को कंपाउंड में बदल सकूं। समझ गए, सिंपल चीज ये है। तो ये होता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे, फिर आप नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, ठीक है, फिर आप करोगे ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर हाइड्रोजन। सबसे लास्ट में इनका नंबर आना चाहिए। नॉन मेटल जैसे हमारे पास क्लोरीन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन भी बाद में आएगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन वगैरह ये सारी चीजें हो गई ना, नॉन मेटल्स में आ गए, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन हो गया हमारे पास, और कौन कौन से हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, ये सारे सारे हमारे पास क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। इनको बैलेंस करेंगे। मेटल्स तो जानते हो, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये अगर आप देख लेते हो ना, सबसे सिंपल है, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बैलेंस इक्वेशन, नॉन बैलेंस। अब इसका एक एग्जांपल हमने लिया है, तो इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब फटाफट इसको लेते हैं, यहां पर इस बीकर को लेते हैं, इसके अंदर डालेंगे हम नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं जो कि एसिडिक होता है, बहुत ही पावरफुल एसिड होता है वो भी, तो उसके लिए तो हमें सेफ्टी जरूरी होगी, ठीक है। तो फटाफट नाइट्रिक एसिड इसके अंदर डालते हैं। देखो यहां पर जो ये गैस बन रही है, ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो अभी हमने इस नाइट्रिक एसिड जो कि डाइल्यूट है, देखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, पानी ज्यादा है और हमारे पास एसिड कम है, उसके अंदर जब हमने मैग्नीशियम को मिलाया तो हमारे पास कौन सी गैस बनी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर के केस में पता है क्या होता है, कॉपर के केस में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, कौन सी गैस बनती है, NO2 गैस बनती है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वो क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ये जो HNO3 जो होता है ना, ये इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देता है और उसको चेंज कर देता है किसमें, H2O में चेंज कर देता है, H2O में। और जो नाइट्रो, और फिर हमारे पास जो गैस बनती है ना, वो बनती है NO2 गैस बनता है। लेकिन किसके केस में, कॉपर के केस में। लेकिन हमारे पास मैग्नीशियम के केस में नहीं बन पाता है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखना बहुत स्लो होने वाली है, और यहां पर आपको एक अलग ही गैस देखने को मिलेगी जो कि हमारे पास ब्राउनिश कलर की होगी। अभी आपको मैं दिखा देता हूं। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही थी ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहां पर क्या होने वाला है, हीट एनर्जी जो है ना, वो रिएक्शन के अंदर आएगी, यानी कि जो केमिकल्स है हमारे, वो बाहर जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो कंटेनर जो है ना हमारा, जहां पर रिएक्शन होगी वो ठंडा हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल देखें, पहले तो ये देख लेते हैं इसमें लिखना क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, is absorbed during the reaction, रिएक्शन के दौरान, is known as endothermic reaction। उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। हम जानते हैं यार, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो हम जानते हैं, क्लोरोफिल हमारी पत्ती के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर सनलाइट जो है ना, वो अगर ना पड़े, हमारे लीफ के ऊपर सनलाइट ना पड़े, तब तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी कैरिड आउट नहीं होगी, वो नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हमें ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करानी है तो सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो सनलाइट क्या है, एक एनर्जी है, उसको क्या किया जा रहा है, रिएक्शन में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए फोटोसिंथेसिस एक एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, CO2 H2O मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यानी कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनती है। और उसके साथ साथ क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं जो उनका फूड होता है, जिसको वो यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, देखो ये एग्जांपल तो हम यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार ये जो रिएक्शन है ये लीफ के अंदर होती है, इसको हम एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि है ये,
जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा हमारे पास। और ये जो रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है, हमारा जो कंटेनर है वो ठंडा हो जाता है। पहले मैं देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों केमिकल्स को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा जो कंटेनर है वो ठंडा हो जाएगा। अगर बात करूं कि इन दोनों, देखो सॉलिड है दोनों, मिक्स थोड़ी ना होंगे, तो हमें किसकी जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी। हम इसको इसमें डालने के बाद कुछ थोड़ा बहुत पानी क्या कर देंगे, डाल देंगे, जिससे हमारे रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो पहले इस पानी, जो पानी है ना, इसका टेम्परेचर मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर रूम का टेम्परेचर तो वही 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट है और पानी भी इतना ही है, 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट पानी का भी टेम्परेचर है। फिर इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे और फिर मैं टेम्परेचर दिखाऊंगा। अपना जो टेम्परेचर है ना 30 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो कंटेनर है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा इन द सेंस कि यहाँ पर हमारा जो एनर्जी है सराउंडिंग से, उसको एब्जॉर्ब किया गया है। पहले मैं इसका टेम्परेचर आपको दिखा देता हूं। 27 डिग्री 28 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों केमिकल्स को डाल देते हैं एक दूसरे के अंदर। डालने के बाद जैसे ही मैं पानी डालूंगा, हमारा जो कंटेनर है तुरंत ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर को दिखाता हूं, 1 डिग्री से 10 डिग्री। अब देखो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है टेम्परेचर, देखो धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है टेम्परेचर। अब जैसे इस थर्मामीटर को हम दोबारा इस मिक्सचर के अंदर डालते हैं, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस से फिर ये नीचे टेम्परेचर गिर जाएगा। देखो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, ये 1 डिग्री सेल्सियस से आराम से ये बहुत नीचे आ चुका है। ये लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर बता रहा है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा आराम से। देखो यहाँ पर अब 0 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट ये आ चुका है। ये था हमारे पास एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये जो कंटेनर है ना, इतना ठंडा हो चुका है कि जो बर्फ का पानी होता है ना, उतना ठंडा हो चुका है। ये देखो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है। ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब अगर यहाँ पर पानी होता है ना, वो भी काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। इसके नीचे जो पानी है वो अप्रोक्सीमेट, ये नीचे का जो पानी है ना, वो बर्फ में बदल जाता है, अगर ये रिएक्शन हम अच्छे से परफॉर्म करें। अब नेक्स्ट हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन के जितने भी हमारे पास एग्जांपल हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, उन तीनों को हम विद एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है। When a single reactant molecule, यानी कि या जब भी कोई भी सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो स्प्लिट मतलब टूट जाए into 2 or more than 2 प्रोडक्ट। अगर कोई भी हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट लेते हैं और उसे हम गर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं या गर्म करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं या फिर धूप में रखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो कंपाउंड है ना, अगर वो एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में टूट जाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकता है। या तो मैं किसी भी कंपाउंड को गर्म करूं, जिसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन, या फिर मैं किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूं, जिससे जो डीकंपोजिशन देखने को मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। एंड लास्ट है हमारे पास फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम धूप में रखें और अगर वो सब्सटेंस टूट जाए, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो उस कंडीशन में उसे कंसीडर करेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन में। लेकिन यार ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी कंपाउंड को धूप में रखेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को धूप में रखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फोटोलाइटिक रिएक्शन शो करने वाले कंपाउंड अलग होंगे, थर्मल डीकंपोजिशन शो करने वाले एग्जाम्पल हमारे अलग होंगे। अब फटाफट इनको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं थर्मल डीकंपोजिशन से। तो इन दिस रिएक्शन कंपाउंड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। इसमें क्या होता है, हमारे जो कंपाउंड है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और किस में टूट जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाते हैं। अब फटाफट इस रिएक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारा लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट का यूज करेंगे। देखो हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का भी, कैल्शियम कार्बोनेट भी है
उससे भी हम CO2 बनाएंगे, इससे भी हमारे पास NO2 जो गैस है उसको हम बाहर निकालेंगे, लेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। हर एक हम डिकम्पोजिशन, हर एक थर्मल रिएक्शंस को हम, जो हमारा NCERT बुक है ना, उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। सो ये है लेड नाइट्रेट है, जो कि हमें प्योर व्हाइट कलर का दिखाई देता है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड यानी कि PbO बनेगा, जो कि हमें रेड कलर का दिखाई देगा। यानी कि जब हम इसको गर्म करेंगे, इस व्हाइट को गर्म करेंगे, व्हाइट कलर को, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा रेड कलर, ठीक है। फटाफट अब इसको इसमें डालते हैं और फिर इसे गर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये हमारे पास लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में बदलता है, ठीक है। तो और थोड़ा डाल देते हैं। इतना काफी है। इसमें जो ये गैस दिखाई दे रही है ना, ये कंटेनर के चारों तरफ ये बन रही है NO2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पर अंदर की तरफ आपको रेड कलर देखने को मिल रहा होगा। ये जो रेड कलर है ये हमारे पास लेड ऑक्साइड, देखो। और ऊपर की तरफ ये जो गैस निकल रही है ये है NO2 गैस। अब मैं इस कंटेनर के अंदर से थोड़ा सा मिक्सर निकाल करके उसे डायरेक्ट गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारे लेड नाइट्रेट को अच्छे से हीट नहीं मिल पा रही थी, जिससे वो ऑक्साइड में नहीं चेंज हो रहा था। सो ये है लेड ऑक्साइड। सो अब हम करवाने वाले हैं फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर जो फेरस सल्फेट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये है फेरस सल्फेट 0.7H2O, ठीक है। और जो हमारे पास प्योर फेरस सल्फेट केवल FeSO4 होता है ना, वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। जब इससे डिकम्पोज करेंगे तो पहले तो इससे क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, फिर इससे SO2 और SO3 गैस बाहर निकलेगी। देखो अभी जो आपको ये गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है इस कंटेनर से, ये तो है वाटर वेपर। अब देखो धीरे धीरे ये फेरस सल्फेट में से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलते जा रहे हैं और ये व्हाइट कलर में चेंज होता जा रहा है। अब इसे और गर्म करेंगे तो हमें तीन तीन कलर एक साथ इसके बॉटम में दिखाई देंगे। ये तीन कलर हमें क्यों उपजाऊ हो रहे हैं, जिसमें से एक है ब्राउन, एक है व्हाइट और एक है ग्रीन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। सो अब हमने फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट दोनों का डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ लिया है। फेरस सल्फेट सॉरी लेड नाइट्रेट का जब हमने डीकम्पोजिशन किया था तो लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का था और लेड ऑक्साइड जो था वो हमें रेड कलर का देखने को मिला था, ठीक है। तो वो था लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। और यहां पर हमने अभी किया है हमारा फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहां पर आपको तीन तीन कलर देखने को मिले होंगे, एक ग्रीन, एक व्हाइट और एक ब्राउन कलर। अब ध्यान से सुनना, ये हमारे पास ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है। ग्रीन कलर का फेरस, देखो फेरस सल्फेट जो होता है ना FeSO4, ओनली FeSO4, वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब इसके साथ H2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो वो ब्राउन का सॉरी वो ग्रीन कलर में बदल जाता है। तो जो हमारे पास FeSO4.7H2 जो है ना, तो ये हमारे पास होता है ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। यानी कि जो हमारा फेरस सल्फेट है ये ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि यहां पर इसके साथ H2 मॉलिक्यूल 7H2 मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं, ठीक है। जब हम इसे गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये जो है ना ये बदल जाता है FeSO4 में, ठीक है। और H2 के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, यहां से रिमूव हो जाते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। वेपर गर्म करेंगे तो यार वेपर फॉर्म में हमारा जो H2 मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे कंटेनर से, और हमें व्हाइट कलर देखने को मिलता है। और वो व्हाइट कलर किसका होता है? फेरस सल्फेट का होता है। अब फर्दर इसे जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो यहां से SO2 और SO3 गैस बाहर निकल जाती है और हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस में SO3 गैस बाहर, ये दोनों क्या है? गैस है और ये सॉलिड है। तो यहां पर अब ये सॉलिड है, ये जो है ये हमारे पास ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। तो यहां पर हमें इस कंटेनर के नीचे तीन तीन कलर देखने को मिले हैं। ग्रीन कलर जो है वो इसकी वजह से, फेरस सल्फेट 0.7H2 की वजह से। व्हाइट कलर किस लिए? फेरस सल्फेट, ओनली फेरस सल्फेट के लिए, ठीक है। और हमारे पास ब्राउन कलर किस लिए? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के लिए,
ठीक है। तो ये होता है इसके डिकम्पोजिशन में। तो हमारे जो एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसमें इतना नहीं दिया गया है, केवल इतना है, फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का है, उसे गर्म करेंगे, ब्राउन कलर की हमारे पास सब्सटेंस देखने को मिलेगा। और वो जो सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। तो देखो यहां पर आपको ना इस कंटेनर में तीन तीन कलर देखने को मिल रहे हैं, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहां पर जो जो ये जो कलर है ना, ये ब्राउन कलर, ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और यहां पर ये जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर किस लिए है? ये व्हाइट कलर है हमारे पास फेरस सल्फेट का। और ये जो हमारे पास ग्रीन कलर है, इसके बीच बीच में ग्रीन कलर है, यहां पर देखो ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर किसके लिए है? फेरस सल्फेट 0.7H2 के लिए, ठीक है। सो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी भी कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास H2O है, वाटर है, उसको हम आराम से तोड़ सकते हैं। जैसे कि H2O है ना, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो H2O किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हमें हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलती है। देखो हाइड्रोजन कहां बनेगी, ऑक्सीजन कहां बनेगी, ये डिपेंड करता है कि हमें पता है यार, हाइड्रोजन जो होती है वो H+ होती है, H+ से ही तो बनती है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन जो होती है वो O2- होती है, होती है कि नहीं? अब तुम ये बताओ, माइनस वाली चीज कहां पर जाएगी? प्लस की तरफ जाएगी। और प्लस वाली चीज किसकी तरफ जाएगी? माइनस की तरफ। और हमें पता है जो हमारा एनोड होता है वो तो होता है पॉजिटिव, और कैथोड जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो जहां पर हमारे पास जो एनोड है जो कि हमारा पॉजिटिव होता है, और कैथोड है जो कि हमारा नेगेटिव होता है, तो एनोड पॉजिटिव पर कौन जाएगी? नेगेटिव वाली चीज। और नेगेटिव वाली चीज कौन सी? अपनी ऑक्सीजन। तो हमें एनोड पर तो ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पर क्या मिलने वाली है? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और हमें पता है यार, हमारी जो बैटरी होती है उसमें एनोड और प्लस माइनस लिखा हुआ होता है। प्लस यानी एनोड और माइनस मतलब कैथोड। तो माइनस वाला जो टर्मिनल है उसको जिस जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे वहां पर क्या बनने वाली है? हाइड्रोजन गैस। और हमारा जो एनोड है जिस इलेक्ट्रोड से एनोड को कनेक्ट करेंगे और हमारे पास वहां पर ऑक्सीजन बनने वाली है। तो मैं बता दूं आपको, यहां पर ये जो टर्मिनल है ना, यहां पर बन रही है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये कौन सा टर्मिनल है? ये हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल है। हाइड्रोजन नेगेटिव की तरफ जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो H+ होती है, और ये है ऑक्सीजन O2-। यहां पर ये किसकी तरफ बन रही है? ये जो इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये हमारा एनोड। और एनोड पर कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन। कैसे बनती है वो मैंने बता दिया। आप थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्मिनल को ऑब्जर्व करना, यहां पर सबसे ज्यादा गैस किस में है? हमारे इस टर्मिनल में, इस टर्मिनल में है। यहां पर हमारे पास कम गैस बन रही है, तो यहां पर जो गैस बन रही है ना वो ऑक्सीजन है, और यहां पर जो गैस बनती है वो है हाइड्रोजन। और हमें पता है यार कि जब H2O टूटता है तो वहां पर हाइड्रोजन ज्यादा बनती है और ऑक्सीजन कम बनती है। इस रिएक्शन में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाइड्रोजन देखो कितनी फास्ट बन रही है और ऑक्सीजन जो है वो कितनी स्लो बन रही है। यहाँ पर इस लैब टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती जा रही है और मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ताकि आपको ये हाइड्रोजन गैस बनती हुई तेजी से दिखाई दे। देखो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस बन चुकी है, इसीलिए ये देखो नीचे बिल्कुल भी नहीं जा पा रही, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की गैस होती है और वो इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर की तरफ धकेल रही है। अब फटाफट इस टेस्ट ट्यूब को इस पानी से बाहर निकालते हैं और इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसे जला करके देखते हैं। ध्यान से सुनना, इसकी जो आवाज आती है वो सुनना। आई होप आपको ये आवाज सुनाई दी होगी, लेकिन यहाँ पर जो आग थी वो नहीं दिखाई देती है क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बहुत कम थी। सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, यानी कि वाटर पानी का किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था लिटरली काफी बेहतरीन था। हमने H2 पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस
बनाई। तो नेक्स्ट हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर मान लो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी कंपाउंड जिसको सनलाइट में रखें और वो डिकम्पोज हो जाए, वो टूट जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन सनलाइट इज यूज्ड, सनलाइट का यूज किया जाता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन कराने के लिए। अब इसका एग्जांपल हमारे पास AgCl, सिल्वर क्लोराइड है। हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट था जिसका यूज करके हमने AgCl बनाया, इसके रिएक्शन करवा दिया हमने NaCl के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया? AgCl। ठीक है, जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलता है। इसको हम पढ़ेंगे, हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो AgCl हमारे पास बना है उसका हम डिकम्पोजिशन, सनलाइट में डिकम्पोजिशन करा करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन जो मेरे पास AgCl है ना, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। इस सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हम धूप में डालते हैं तो ये देखो अंदर से तो ये हमारे पास कैसा होता है? व्हाइट कलर का। धूप में जैसे ही एक्सपोज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है ये तो व्हाइट कलर का है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही धूप में रखते हैं तो ये सिल्वर में चेंज हो जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो देखो ये अभी ग्रे कलर में चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पर मेरे पास सिल्वर क्लोराइड थोड़ा सा बचा हुआ है इसके अंदर की तरफ। जैसे ही मैं इसको एक्सपोज करता हूँ सनलाइट में तो ये डायरेक्ट सिल्वर में चेंज हो जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे कि मैं हूं यहाँ पर, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, दूसरा कोई टीचर आए और मुझे रिप्लेस कर दे और यहाँ पर पढ़ाने लगे, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा? एक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, उस कंपाउंड में हमारे पास कोई एक एटम को, अगर कोई बाहर से कोई एटम आए या फिर कोई एलिमेंट आए जो उस एलिमेंट को, जो कि कंपाउंड के फॉर्म में है ना, उस एलिमेंट को रिप्लेस कर दे। अब वो कब कर पाएगा? जब जो बाहर से आने वाला एलिमेंट है वो क्या हो? मोर रिएक्टिव हो। उस कंडीशन में ही उस सब्सटेंस के, उस कंपाउंड के एलिमेंट को वो रिप्लेस कर पाएगा। तो ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देख लेते हैं क्या होता है इसमें, थोड़ा और डिटेल से समझ लेते हैं। Displacement, the reaction in which more reactive element replace less reactive element। इसमें क्या होने वाला है? more reactive element जो होगा ना, वो less reactive element को replace कर देगा from its compound, यानी कि उसके कंपाउंड से। जैसे हमारे पास है कोई भी कंपाउंड, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से सिंपल एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमारे पास है यार फेरस सल्फेट FeSO4 है। ठीक है, अब मान लो फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में हम कोई ऐसी चीज डालें जो फेरस से भी ज्यादा रिएक्टिव है, वो डालेंगे तो फेरस को वो डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसको उसकी जगह से हटा देगा और उस चीज का सल्फेट बन जाएगा, उस एलिमेंट का सल्फेट बन जाएगा। जैसे कि फेरस से ज्यादा रिएक्टिव की बात करें तो मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम इसके अंदर डालते हैं फेरस सल्फेट के अंदर, तो हमारे पास क्या मिलेगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में फेरस जो हमारे पास एलिमेंट है वो साइड में हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम था जो कि मोर रिएक्टिव है, उसने डिस्प्लेस कर दिया, उसने हटा दिया फेरस को, क्योंकि फेरस क्या है? लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखो एग्जांपल, इन सारे जो 3 एग्जांपल है उनको यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है Fe+CuSO4। यहाँ पर ये जो है ना मेरे पास, ये है CuSO4, इसके अंदर मैं फेरस डालने वाला हूँ। ये लोहे की कील है, उसको डालूंगा। किस तरीके से? देखो यहाँ पर हमारे पास है जो फेरस है वो मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर के, तो आराम से इसको क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा फेरस। ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगा? फेरस सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, तो ये इसके अंदर कील डालेंगे तब ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये, जिसकी अगर बात करें तो ये है AgNO3, यानी कि यहाँ पर आपको इस बीकर में जो दिखाई दे रहा है वो है AgNO3 का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि AgNO3 जो होता है ना, वो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ये होता है AgNO3। अब ये तो होता है सॉलिड, इसको हम पानी में डाल देते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये मैंने पानी में डाल रखा है इसको। अब इसके अंदर मैं क्या डालूंगा? AgNO3 के अंदर कॉपर डालूंगा। ये कॉपर जो है इसको डालूंगा, और मुझे पता है यार कॉपर जो होता है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू Ag, सिल्वर, चांदी के कंपैरिजन में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर क्या करेगा? इस Ag को हटा देगा इसकी जगह से और क्या वो कर लेगा? नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होने वाला है, क्यूप्रिक नाइट्रेट और Ag, यानी कि सिल्वर हट जाएगी। हमें सॉल्यूशन में नीचे की तरफ सिल्वर देखने को मिलेगी। ठीक है, इस रिएक्शन को करेंगे अभी। नेक्स्ट हमारे पास
CuNO3 का वोल्ट वाइज यानी कि क्यूप्रिक नाइट्रेट या फिर कॉपर नाइट्रेट। इसके अंदर अगर हम मैग्नीशियम डालें, ये हमारे पास कॉपर नाइट्रेट है, देखो ये कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नीशियम को डालेंगे, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम को डालेंगे तो मैग्नीशियम इस कॉपर को डिस्पेलेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इस कॉपर को डिस्पेलेस कर देगा और मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा और कॉपर हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का कलर सेम टू सेम ही है, ब्लू कलर ही हमें देखने को मिलता है। ये जो स्काई ब्लू जो है यही देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे पास देखो सॉलिड जो अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का आता है, और इसी तरीके का हमारे पास जो कॉपर नाइट्रेट भी होता है, इसको हम बदल सकते हैं अगर गर्म करें तो हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट इन सारी रिएक्शंस को, इन तीनों की तीनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बारी बारी से इनके अंदर डालता हूं और कैमरे को थोड़ा पास लेकर के आते हैं। सो हमारे पास तीनों की तीनों सॉल्यूशन तैयार है, एक है कॉपर सल्फेट, एक है सिल्वर नाइट्रेट और एक है कॉपर नाइट्रेट। फर्स्ट वाला जो कॉपर सल्फेट है उसमें हम लोहे की कील डाल देंगे, सेकंड वाला जो है उसमें कॉपर डालेंगे और थर्ड वाला जो है उसमें मैग्नीशियम डालेंगे। सबसे तेज रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम वाला, यानी कि जब मैग्नीशियम को डाल रहे हैं हम कॉपर नाइट्रेट के अंदर तो हमें बहुत ही तेज रिएक्शन देखने को मिल रही है। अब ध्यान से देखना, ये जो फास्ट रिएक्शन वाला कंटेनर है इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं मैग्नीशियम डाल रहा हूं वैसे वैसे ये ब्लू से व्हाइट कलर में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट। सेकंड वाले कंटेनर में भी काफी फास्ट रिएक्शन हुई है। अब जो हमारे पास ये कॉपर नाइट्रेट वाला सॉल्यूशन था इसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बन चुका है, और ध्यान से देखना ये है हमारे पास कॉपर, यानी कि जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर था वो अब नीचे बैठ चुका है और मैग्नीशियम खुल चुका है। ये हमारे पास कॉपर जो आपको दिखाई दे रहा है। इस कंटेनर की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर इस कॉपर वायर के चारों तरफ हमें सिल्वर, चमकीला सिल्वर देखने को मिल रहा है और कॉपर जो है वो हमारे सॉल्यूशन में घुलता जा रहा है। अगर इसे और टाइम के लिए रखेंगे तो कॉपर पूरा पूरा घुल जाएगा और यहाँ पर हमें केवल सिल्वर देखने को मिलेगा। तो ये चारों तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है इस कॉपर के चारों तरफ वो है सिल्वर। और इस बीकर के अंदर जो हमारे पास कॉपर सल्फेट था उसके अंदर जब हमने फेरस को डाला तो इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन जैसे हम मैग्नीशियम को डालते हैं तो बहुत ही तेज रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। अब ये जो है हमारे पास इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था कॉपर सल्फेट और इसके अंदर मैंने डाला था फेरस को। अब हमें पता है यार फेरस जो होता है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, मैंने मैग्नीशियम भी डाल करके दिखाया था कितनी फटाफट रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पर फेरस जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो तो फटाफट डिस्पेलेस कर देता है हमारे कॉपर को, लेकिन फेरस जो है वो टाइम लगाता है डिस्पेलेस करने में। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, देखते हैं कि कब तक ये डिस्पेलेस करता है। अभी तो ब्लू कलर है, बाद में डिस्पेलेस करने के बाद फेरस सल्फेट जो बनेगा उसकी वजह से इसका कलर हमारे पास ग्रीन कलर ऑब्टेन होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट इतने हम पढ़ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, अभी तो हमने क्या किया था, हमने एक सोल्ट लिया था या फिर एक कंपाउंड लिया था, उसमें से जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस करवा रहे थे एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। अब हम क्या करने वाले हैं, दो कंपाउंड लेंगे और उन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे जिसमें से वो दोनों कंपाउंड आपस में एक्सचेंज कर लेंगे खुद के आयंस को, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसे, द रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी कि दो चीजों को हम मिला रहे हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। उनके बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां पर हमारे पास तीन एग्जांपल है और तीन एग्जांपल के केमिकल्स भी हमारे पास यहां पर है। देखो यहां पर ये तो है PbNO3, ठीक है। PbNO3 कौन सा है, ये सेकंड वाला PbNO3। इसके अंदर हम क्या डालने वाले हैं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसके तो दो केमिकल हो गए, फर्स्ट रिएक्शन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। इसका कहां पर है, ये हमारे पास सोडियम सल्फेट हो गया, इसको यहां पर रखते हैं, ये सोडियम सल्फेट वाला हो गया। और इसके अंदर क्या डालने वाले हैं, बेरियम, क्या डालने वाले हैं, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड वाला हमारे पास ये हो गया, यहां पर ये बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। इसको डालेंगे, इसको इसके अंदर डालने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों को दोनों, एक है ये तो है हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और ये हमारे पास सोल्ट नमक, ठीक है। देखो यहां पर
AgNO3 एंड NaCl नमक सॉल्ट। जब इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे ना तो AgCl बनता है। अब ये जो AgCl बनता है ना, ये हमारे इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा, जैसे इसको मैं इसके अंदर डालूंगा तो जो मिक्सर बनेगा उसके अंदर घुलेगा नहीं, AgCl जो है वो घुलेगा नहीं। और इसी रिएक्शन से मैंने AgCl सिल्वर क्लोराइड बनाया था, ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया था ना आपको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, वो मैंने इसी रिएक्शन के थ्रू बनाया था। तो जो AgCl है ना वो इसके अंदर घुलेगा नहीं, ठीक है। और जब दो चीजें जो बनती हैं उनमें से एक ऐसी चीज बन जाए जो घुले ही ना, सॉल्यूशन के अंदर घुले ही ना, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, लेकिन उसके अंदर भी प्रेसिपिटेशन हम तब कहेंगे जब एक चीज ऐसी बन जाए जो उस सॉल्यूशन के अंदर घुले ही ना, उसे क्या बोलने वाले, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। लेकिन हमारे पास अगर कोई ऐसा सोल्ट बन जाए, ऐसी चीज बन जाए जो डिजोल्व नहीं होती है, देन उसे क्या बोलते हैं फिर, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। अब कोई सा बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर ये जो बनता है ना बेरियम सल्फेट, ये भी डिजोल्व नहीं होता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये भी रिएक्शन हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें जो यहां पर हमारे पास है लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड बनता है, ये हमारे पास येलो कलर का देखने को मिलता है। अब देखो ये दोनों जो है ये हमारे पास लगभग कलरलेस है, ठीक है, व्हाइट कलर के हैं। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास लेड आयोडाइड बनेगा और इसकी वजह से हमें येलो कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों को मिलाएंगे तो तीनों रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ये इसकी, सेकंड ये इसकी, और थर्ड जो मेरे पास है वो इस रिएक्शन की, ठीक है। तो फटाफट अब इन रिएक्शंस को करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास NaCl बनेगा और बेरियम सल्फेट बनेगा, और बेरियम सल्फेट जो होता है वो डिजोल्व नहीं हो पाता है, तो आपको एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जो ध्यान से देखना, ये यहाँ पर जो बना है ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, ये हमारे पास बेरियम सल्फेट, और इसके अंदर एक और जो चीज है वो है NaCl, जो कि पानी के अंदर घुल जाता है, बेरियम सल्फेट नहीं घुल पाता है। ये जो देखने को मिल रहा है ये है हमारे पास लेड नाइट्रेट, और ये हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें एक ब्यूटीफुल रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसमें ये येलो कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, जो कि हमारे इस सॉल्यूशन में घुल नहीं रहा है, वो है लेड आयोडाइड, यानी कि PbI2 बन रहा है, ठीक है, जो कि घुल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं घुल रहा है। ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। हालांकि तीनों एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ही है, लेकिन इसमें तो हमारे पास दो चीजें ऐसी थी जो कि कलरलेस थी, दोनों को घोलते ही एक अलग कलर निकल करके आता है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास AgCl बनाने का। अब हम AgCl बनाएंगे, सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे NaCl और AgNO3 की हेल्प से। ध्यान से देखना, इसके अंदर हमारे पास एक व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा, जो कि AgCl होता है, जो कि हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुलता है। एक अलग ही हमें नीचे बैठा हुआ एक प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट, और ये है हमारे पास थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट, ठीक है। तीनों में हमारे पास प्रेसिपिटेट मिला है, ऊपर हमें पानी देखने को मिला है और एक सोल्ट। कौन सा, देखो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास NaCl जो है वो इसके अंदर ऊपर घुला हुआ है, नीचे क्या है, बेरियम सल्फेट। इसकी बात करूं तो ऊपर जो है ना पानी के अंदर, वो है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, और जो नीचे हमारे पास येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारे पास लेड आयोडाइड है, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है AgCl और NaNO3, जिसमें से NaNO3 जो है वो तो इसके अंदर घुल चुका है और AgCl है वो नीचे बैठा हुआ है। सो अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपल है, अगर मान लो कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है ऐड हो रही है, उसे क्या बोलने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रही है, तो उसे भी क्या बोलने वाले हैं हम, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो उसे भी क्या बोलने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
सिंपल एग्जांपल है, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो कॉपर ब्राउन कलर का होता है, तो जब ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा तो ये हमें ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अब देखो यार, कॉपर को तो आप भी कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। हमारे पास है मैग्नीशियम, और हमें पता है यार, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि जब भी हम मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको जलाने वाले हैं, इससे बनाएंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर हम यहां पर यूज करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो फटाफट अब इसे जलाते हैं। सो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमें पाउडर्ड फॉर्म में दिखाई देता है और व्हाइट कलर का होता है। ये थी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैग्नीशियम के। ठीक है, ऐसे ही कॉपर जो होता है वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, और ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाता है। कॉपर ब्राउन कलर का होता है और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम चमकीले सिल्वर कलर का होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जो मैंने आपको दिखाया ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये पाउडर्ड फॉर्म में है। अभी इसके रिएक्शन करवाएंगे अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। इसका देखो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन, इट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर अगर हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है, देन उस रिएक्शन को हम बोलने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास है CuO यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ कराएं, हमें पता है यार ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना देगा, H2O। अब देखो कॉपर ऑक्साइड जो है, इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये था हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, मान लो कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ चलता है तो उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये कैसे होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट है, दोनों को मैंने मिक्स किया, एक का हो जाए ऑक्सीडेशन और दूसरे का हो जाए रिडक्शन। यानी कि एक से हमारे पास जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पर मान लो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, और जिसका हमारे पास रिडक्शन हो रहा है उससे हमारे पास हाइड्रोजन है, वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास यहाँ पर है, इसके रिएक्शन हम इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड और हमारे पास H2O देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसमें है मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन का तो यहां पर रिमूवल हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है HCl के पास जो Cl है उससे हाइड्रोजन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। या फिर ऐसे कहें हाइड्रोजन जो है इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो यहां पर हाइड्रोजन के क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जैसे ही इसके अंदर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को डालेंगे तो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें वाटर और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनने वाला है। सो ये थी हमारे पास केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम दो टॉपिक और बचे हुए हैं इस चैप्टर के, एक तो है रेंसिडिटी और एक है हमारे पास रस्टिंग। ठीक है, तो सॉरी रस्टिंग नहीं, कोरोजन। ये दो टॉपिक बचे हुए हैं, इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, वो तो उनसे तो आप रूबरू होंगे, आप जानते होंगे, वो हमारे पास थ्योरेटिकल टॉपिक हैं। बाकी जितने भी एक्सपेरिमेंट थे हमारी इस बुक में वो सारे एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये हमारे पास हमने रिएक्शन में छोड़ा था, अभी तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। एक बार इसे घोल करके भी देख लेते हैं। अभी तक इसका इतना ज्यादा कलर चेंज नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रिएक्शन जो होती है ना, ये बहुत स्लो होती है। ठीक है,
थोड़ा बहुत इसका जो कलर है ना थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी ये ब्लू कलर का ही है। ठीक है, इसको अगर पूरे दिन के लिए छोड़े तो यहाँ पर शायद रिएक्शन हो। देखो यहाँ पर रिएक्शन तो ही है, आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा ग्रीनिश कलर आ चुका है हमारे इस कॉपर सल्फेट में। तो अब हम बात करने वाले हैं कोरोजन की, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर के केवल दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। ठीक है, तो इनकी फटाफट आप बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो सारा का सारा थ्योरेटिकल है। आपने देखा होगा कोरोजन के बारे में, तो आप जानते भी होंगे, फिर भी हम बता देते हैं कि कोरोजन होता क्या है। देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेटल को, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो हमारे पास कोई सी भी एल्यूमिनियम हो, चाहे कोई सी भी मेटल हो, जब उसको हम खुले में छोड़ देते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में छोड़ देते हैं, कमरे से बाहर रख देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि उस पर जंग लग जाती है एक तरीके से। ठीक है, यानी कि उसका क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर भी है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो और जैसे कि मॉइस्चर भी है, H2O मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है, तो इन गैसेज की रिएक्शन हो जाती है हमारी मेटल के साथ। अब मेटल के साथ रिएक्ट कर लेंगे ये गैसेज, तो मेटल का क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो स्टेबल कंपाउंड बनने के बाद जो मेटल होगी ना, अब देखो मेटल का स्टेबल कंपाउंड बन चुका है, तो उस स्टेबल कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोरोड। क्या बोलने वाले हैं, कोरोड, कि मेटल जो है वो कोरोड हो चुकी है, यानी कि उस पर जंग लग चुकी है, और इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। हमने देखा होगा जो कबाड़े की दुकान होती है ना, उस पर हमारे पास बहुत सारा लोहे का सामान भी होता है और किसी मेटल का सामान भी होता है, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह का भी सामान पड़ा हुआ रहता है। वहां पर भी हम देखते हैं कि हमारे जो लोहे के जो भी चीजें होती हैं उन पर जंग लग चुकी होती है। तो वो जंग क्यों लगी, क्योंकि वो उनको मैंने किस में छोड़ दिया था, खुले एयर, यानी कि खुला एनवायरनमेंट दे दिया था, खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दिया था। वहां पर हमारे पास बहुत सारी गैसेस थी जिसने उस पर अटैक कर दिया, रिएक्ट कर लिया, जिससे हमारे पास जो फेरस है उसका कंपाउंड बन गया है। वो कंपाउंड हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो सल्फाइड भी हो सकता है, वो ऑक्साइड भी हो सकता है, वो हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, वो क्लोराइड भी हो सकता है, वो सल्फेट भी हो सकता है, कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है मेटल का, लेकिन वो कंपाउंड स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें लिखना क्या है। It is the process in which a metal are converted into its स्टेबल कंपाउंड, यानी कि इस प्रोसेस में हमारे जो मेटल है वो खुद के स्टेबल कंपाउंड्स में चेंज हो जाती हैं। स्टेबल कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीडेशन, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, एटीसी। कार्बोनेट भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ऑक्साइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस मेटल का। ठीक है, एटीसी। व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर एंड एसिड्स, यानी कि जब भी हमारी मेटल जो है वो एसिड या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, और ये कब आएगी, जब हम खुले में छोड़ देंगे उसे, हमारे एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में उसे छोड़ देंगे, तब हमारी जो मेटल है वो खुद के स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जाती है। ठीक है, एटीसी। देन मेटल्स इज सेड टू बी कोरोड। मेटल्स को हम क्या बोलेंगे, जब जो मेटल चेंज हो चुकी है उस मेटल को अब क्या बोलेंगे, अब वो मेटल तो रही नहीं, उसका ऑक्साइड बन गया है, सल्फाइड बन गया है, जो भी बना है। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलने वाले हैं, कोरोड बोलने वाले हैं, यानी कि अब हमारा जो मेटल है उस पर जंग लग चुकी है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल, द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर पर ब्लैक कलर की जो कोटिंग है ना, वो क्यों आ जाती है, जब भी हम सिल्वर को हमारे एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद, बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि देखो यार यहां पर अगर घर में भी रखा हुआ है तो भी हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो है ही। ठीक है, तो गैसेस तो रिएक्ट करेंगे लेकिन स्लो करेंगे। तो जो ब्लैक कलर है ना सिल्वर पर, वो किसकी वजह से आया है, वो आया है Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड की वजह से आया है। और ग्रीन कलर ऑफ कॉपर, कॉपर पर जो ग्रीन कलर आ जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है उस पर, वो किसकी वजह से आता है, इस पर वो आता है हमारे पास कॉपर कार्बोनेट की वजह से या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से। ये दो कंपाउंड हमारे पास मिक्सर, इनका जो मिक्सर है ना वो बन जाता है, उसके उस कॉपर के चारों तरफ बन जाता है। इन दो कंपाउंड की वजह से इस पर कॉपर पर ग्रीन कोटिंग हमें देखने को मिलती है। अब हमारी मेटल को यार बचा कैसे सकते हैं,
इस कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं हमारी मेटल को, ये हमारे थर्ड चैप्टर जो आएगा ना मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अभी हमारे फर्स्ट चैप्टर में केवल इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है इसे पहले समझ लेते हैं। देखो हमारे पास जब भी हम चिप्स कुरकुरे जो भी खाते हैं तो वो उसका जो पैकेट है ना वो फूला हुआ रहता है। अब फूला हुआ क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर देखो एक तो चिप्स है, अगर चिप्स का पैकेट है, कुरकुरे का है तो कुरकुरे है, ठीक है। तो उस चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में कुरकुरे या चिप्स के अलावा गैस भी भरी हुई रहती है। वो जो गैस होती है ना वो हमारी वो जो गैस है वो चिप्स और कुरकुरे को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको बचाती है। उसकी जो गंदी स्मेल है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो चिप्स या कुरकुरे का अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमारे उस चिप्स कुरकुरे के अंदर बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, उनको हम अनप्लेजेंट स्मेल बोलते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर होते हैं, चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, उस चिप्स के अंदर ऑक्सीजन को तो निकाल देते हैं और नाइट्रोजन जैसी गैसें जो कि उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती है, हमारे जो चिप्स कुरकुरे होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती है, ऐसे गैस को डाल देते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं चिप्स और कुरकुरा, ठीक है। तो अगर चिप्स कुरकुरा या फिर कोई भी ऐसा फूड आइटम जिसके अंदर, याद रखना, जिसके अंदर फैट हो या फिर ऑयल हो, फैट या फिर ऑयल, दो चीजें हैं, फैट या ऑयल से बना हुआ कोई भी चीज, कोई भी फूड आइटम, उसको अगर हम खुला छोड़ देते हैं, खुला रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, उसके अंदर बहुत ही अलग सी, बहुत ही खराब सी स्मेल आने लगती है, अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। आप देख लेते हैं इसके अंदर लिखना क्या है, द फूड आइटम विच कंटेन फैट और ऑयल देन आफ्टर सम टाइम, यानी कि फूड आइटम जिसके अंदर फैट या फिर ऑयल होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम फैट एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज, फैट और ऑयल जो होता है ना उसके अंदर, फूड आइटम के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, यानी कि खुला छोड़ देंगे तो हमारे पास वो फूड आइटम जिसके अंदर फैट और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। विच प्रेजेंट इन फूड, यानी कि फूड के अंदर जो ऑयल और हमारे पास फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रिजल्टिंग द फूड आइटम शो अनप्लेजेंट स्मेल। तो हमारे पास जो फूड आइटम है वो क्या शो करने वाला है, वो शो करने वाला है एक अनप्लेजेंट स्मेल, एक गंदी सी स्मेल शो करने वाला है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इट इज नोन एज रेंसिडिटी, इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। एंड द फूड आइटम इज सेड टू बी रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है बासी खाना। इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि रेंसिड का मतलब होता है बासी खाना। जैसे कि हमने रात को खाना बनाया, उसको सुबह खा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो खाना है वो क्या है, बासी है, बासी खाना है, ठीक है। तो बासी खाना तो क्या हो गया, रेंसिड हो गया, और बासी जो है वो क्या हो गया, रेंसिडिटी। बासी कोई भी चीज बासी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। यानी कि हमारे पास कोई भी फूड आइटम लंबे टाइम तक अगर रह जाता है, खुला छोड़ देते हैं तो, और उसके अंदर एक खराब सी स्मेल आने लगती है। हमने देखा यार कि कभी कभी क्या होता है कि सुबह का बना हुआ खाना अगर शाम को टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं तो उसके अंदर जो स्मेल आती है ना वो अलग ही होती है, बहुत ही खराब स्मेल हो जाती है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो खाना है वो खराब हो चुका है, तो यानी कि उसमें क्या हो चुका है, वो रेंसिड हो चुका है, यानी कि बासी खाना है, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। कि खाना जो है, खाने में क्या होता है, ऑयल और हमारे पास फैटी होता है, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे एटमोस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका फैट और ऑयल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसके अंदर बहुत ही खराब स्मेल आने लगती है, ठीक है। अब इसको कैसे रोक सकते हैं हम, हमारे खाने को, देखो खाना तो ठीक है हमने सुबह बनाया खा लिया, लेकिन हमारे पास जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो फूड आइटम्स बेचती हैं जिसके अंदर फैट और ऑयल होता है, वो यार सोच के देखो, एक कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया जिसके अंदर फैट है, वो मेरे तक कब तक पहुंचेगा, एक दिन में पहुंचेगा नहीं, कम से कम 10-15-20 दिन तो लगेंगे। अब 10-15-20 दिन कम से कम बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10-15-20 दिन लगेंगे, तो अब उस फूड आइटम को बचाना भी है, प्रिवेंट भी करना है। वो कैसे किया जाएगा, हम क्या करेंगे कि वो फूड आइटम उसको या तो एक बंद कंटेनर के अंदर रखें जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन गैस को निकाल दें, हम किसी भी अदर गैस जैसे नाइट्रोजन गैस उससे फिल कर दे। जैसे हमारे पास कुरकुरा चिप्स होती है ना, उसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन गैस होती है,
वो ऑक्सीजन है उसको हटा दिया जाता है और नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है, ताकि हमारे पास जो कुरकुरा चिप्स हैं, वो कुरकुरा चिप्स किससे बने होते हैं, हमारे फैट और ऑयल से ही बने होते हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है ना फैट और ऑयल, ठीक है, तो वो जो है उसको प्रिवेंट, उसको बचाने का काम किसका होता है, उस नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन उसको प्रोटेक्टेड रखता है, अगर ऑक्सीजन भर के रखेंगे उसमें तो वो जो फैट और ऑयल है उसके अंदर, हमारे कुरकुरा चिप्स के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिससे हमें उन कुरकुरा और चिप्स के अंदर एक खराब सी स्मेल आने लगेगी, ठीक है। तो चिप्स और कुरकुरे जो कंपनी है वो क्या कर देते हैं, उस ऑयल को, ऑयली जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस से फिल कर देते हैं, अगर हमारे पास कोई पैकेजिंग है, पैकेट जो बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम कंटेनर के अंदर पैक करते हैं तो नाइट्रोजन गैस वहां पर फिल करते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रिवेंट, और वो जो नाइट्रोजन है ना वो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। देखो ऑक्सीडेशन को रोकने का काम किसका होगा, एंटीऑक्सीडेंट। एसिड के डायरेक्ट अपोजिट क्या होते हैं, एंटासिड। एंटासिड हमने पढ़ा है ना, एंटासिड क्या होता है, 7th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो एंटासिड मतलब एसिड के डायरेक्ट अपोजिट जो काम करता है वो एंटासिड होता है। एंट मतलब डायरेक्ट अपोजिट, ठीक है, एंटी बोलते हैं ना अपन, हाँ। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि हमारे ऑक्सीडेशन से बचाएंगे, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज होने से बचाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, उसे क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन इन फूड आइटम एंड एंटासिड्स आर एडेड। फूड आइटम में क्या ऐड करेंगे हम, एंटासिड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्रिवेंट करना है ऑक्सीडेशन से, किसको, फूड आइटम को। आर एडेड विच प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, जो हमारे फूड आइटम है उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। नेक्स्ट, चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश। चिप्स मैन्युफैक्चरर क्या करता है, फ्लश कर देता है बैग्स ऑफ चिप्स। चिप्स के जो बैग हैं उसको फ्लश कर देता है, उसको, उसके अंदर जो गैस है ना उसको निकाल देता है, और उसको किससे रिप्लेस कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है नाइट्रोजन जैसी गैसेज से। चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से वो फ्लैश कर देता है टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। हमारे चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए वो क्या कर देता है, उस चिप्स का जो पैकेट है उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है उसको हटा देता है और नाइट्रोजन गैस को उसके अंदर फिल कर देता है। तो ये था हमारा चैप्टर, ये थे हमारे टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारे ये पूरा चैप्टर काफी आसान था, हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम तैयारी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को भी हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। थैंक यू।